हेलो एवरीवन। फर्स्ट ईयर क्लास सेकेंड क्लास हम प्रेजेंट हो गए हैं, तो आप भी फटाफट प्रेजेंट हो जाइए और बुक निकाल लीजिए। आप गद्य संकलन पाठ शरणागत, ठीक ना, जो हम पढ़ा रहे थे और उसके पैराग्राफ अभी रह गए थे। एक दो पैराग्राफ हमने पढ़ाए थे और चैप्टर बड़ा है, इसलिए रुक रुक करके थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ा रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। वृंदावन लाल वर्मा जी ने लिखा है। तो पति पत्नी जो है ठाकुर के घर में सो जाते हैं और अब क्या होता है आगे से, ठाकुर उसे वहीं ठहरा हुआ देखकर कुलपति हो गया कि अरे अभी ये गया नहीं, चकित हो गया। रज्जब से बोला, मैंने खूब मेहमान इकट्ठे किए हैं, गांव भर थोड़ी देर में तुम लोगों को मेरी पौर में टिका हुआ देखकर तरह तरह की बकवास करेगा। तुम बाहर जाओ और इसी समय। कहने लगा अभी आप लोग गए नहीं, अभी मेरा घर छोड़ दो, अभी यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो लोग कहेंगे ठाकुर जो है देखो किसको शरणागत दिया है, किसको जो है पनाह दी है। रज्जब ने बहुत विनती की किंतु ठाकुर न माना। यद्यपि गाँव उसके दबदबे को मानता था, परंतु अव्यक्त लोकमत का दबदबा उसके मन पर भी था। इसलिए रज्जब गांव के बाहर सपत्नी एक पेड़ के नीचे जा बैठा और हिंदू मात्र को मन ही मन कोसने लगा, छुआछूत के लिए, कि आज इंसान जो है इंसान को नहीं पहचान रहा है, छुआछूत के लिए। उसे आशा थी कि आधा पहर में उसकी पत्नी की तबीयत इतनी स्वस्थ हो जाएगी कि वह पैदल यात्रा कर सकेगी, परंतु ऐसा ना हुआ। तब उसने एक गाड़ी किराए पर कर लेने का निर्णय किया कि अगर दोपहर तक बुखार सही हो जाएगा पत्नी का तो हम घर जो स्थान है छोड़ देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो पैदल चल नहीं सकती थी, उसको तेज बुखार था। मुश्किल से एक छोटी जाति का व्यक्ति काफ़ी किराया लेकर ललितपुर गाड़ी ले जाने के लिए राजी हुआ। काफ़ी देर के बाद एक जो व्यक्ति था वो जो है राजी हुआ गाड़ी ले जाने, क्योंकि पहले जो है अछूत बहुत मानी जाती थी, नीचे लोगों को पनाह तो दूर उनको बैठने के लिए कहा जाता था, पास नहीं बैठ सकते थे। इतने में दोपहर हो गई। उसकी पत्नी को जोर का बुखार हो आया, वह जाड़े के मारे थर थर काँप रही थी, इतनी कि रज्जब की हिम्मत उसे उसी समय ले जाने की ना पड़े। गाड़ी में अधिक हवा लगने के भय से रज्जब ने उस समय तक के लिए यात्रा को स्थगित कर दिया जब तक कि उस बेचारी की कम से कम कपकपी बंद ना हो जाए। पति था तो जाहिर सी बात है पत्नी की चिंता थी। घंटे डेढ़ घंटे बाद उसकी कपकपी बंद हो गई, परंतु ज्वर बहुत तेज हो गया, बुखार बहुत तेज है। रज्जब ने अपनी पत्नी को गाड़ी में डाल दिया मतलब ऐसे फेंक थोड़ा ना दिया, बिठा दिया आराम से और गाड़ीवान से जल्दी चलने को कहा। गाड़ीवान का मतलब होता है बेटा जो गाड़ी चला रहा था बैलगाड़ी, उसको। गाड़ीवान बोला दिन भर तो यहाँ लगा दिया, अब जल्दी चलने को कहते हो। रज्जब ने मिठास के स्वर में उससे फिर जल्दी करने के लिए कहा, मतलब करुणा शब्द में नहीं कहा, विनम्रता से कहा भाई जल्दी चलो, रात हो जाएगी। आफत सबके ऊपर आती है, मनुष्य मनुष्य को सहारा देता है, जानवर तो देते नहीं। तुम्हारे भी बाल बच्चे हैं, कुछ दया के साथ काम कर लो, उससे विनती कर रहा है। कसाई को दया पर व्याख्यान देते सुनकर गाड़ीवान को हंसी आ गई। उसको टस से मस न होता देखकर रज्जब ने अपने पैसे दिए, तब उसने गाड़ी हाँकी। 5-6 मील चलने के बाद संध्या हो गई। गांव कोई पास में न था, दूर दूर गांव थे, और आज जैसे सफ़र आप करते हो रास्ते में
पोल पे लाइट लगी हुई है और रास्ताएं बढ़िया सुविधाजनक है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। रज्जब की गाड़ी धीरे धीरे चली जा रही थी। उसकी पत्नी बुखार में बेहोश सी थी। रज्जब ने अपनी कमर टटोली, रकम सुरक्षित बंधी हुई थी, ऐसे करके मेहनत की थी ना इसलिए। और उस समय आज का जो है 10,000 और उस समय का 100 रुपया बहुत कीमती था। रज्जब को स्मरण हो गया कि पत्नी को के बुखार के कारण आंटी को कुछ बोझ कम कर देना पड़ा है, और स्मरण हो आया गाड़ीवान का वह एक हट जिसके कारण उसको कुछ पैसे व्यर्थ ही और दे देने पड़े थे। उसे गाड़ीवान पर क्रोध था, परंतु उसको प्रकट करने की उस समय उसके मन में इच्छा न थी। बस ये था कि काम हो जाए, समय से हम पहुंच जाएं। बातचीत करके रास्ता काटने की कामना से उसने वार्तालाप आरंभ कर दिया। वार्तालाप मतलब बतलाना शुरू कर दिया। गांव तो यहाँ से दूर मिलेगा, बहुत दूर वहीं ठहरेंगे। किसके यहाँ? किसी के यहाँ भी नहीं। पेड़ के नीचे कल सवेरे ललितपुर चलेंगे। आपस में बातचीत कर रहे हैं। कल का फिर पैसा मांग उठाना, मतलब कल आज जो वो था गाड़ी का पैसा किराया, और कल का अलग होगा। कैसे मांग उठूंगा? किराया ले चुका हूँ, अब फिर कैसे मांगूंगा? जैसे आज गांव में हट करके मांगा था। बेटा ललितपुर होता तो बतला देता। क्या बतला देते? क्या सेंत में गाड़ी में तो मतलब सेंत में बिना पैसे के किराया गाड़ी में बैठना चाहते थे। क्यों? वे क्या रुपया देकर भी सेंत में का बैठना कहता है? जानता है मेरा नाम रज्जब है, अगर बीच में गड़बड़ करेगा तो साले को यहीं छुरी से काटकर कहीं फेंक दूंगा। धमकी दे रहा है, क्योंकि वो कसाई था ना, उसका काम ही था जानवरों को काटना, तो उसके लिए इंसान काटना बड़ी बात नहीं था। लेकिन फिर भी वो समझदार था। और गाड़ी लेकर ललितपुर चल दूंगा। रज्जब क्रोध को प्रकट नहीं करना चाहता था, परंतु शायद अकारण ही वह भलीभांति प्रकट हो गया। गाड़ीवान ने इधर उधर देखा। अंधेरा हो गया था, चारों ओर सुनसान था, आसपास झाड़ी खड़ी थी। ऐसा जान पड़ता था कहीं से कोई अब निकले और अब निकले। मतलब जब आप रास्ते में चलते हैं तो आपको भी ऐसा लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। लेकिन आज तो सुगम रास्ते हो गए हैं। पहले ना बहुत ऊबड़ खाबड़, ऊंचा नीचा, और जंगल जानवरों का डर है ना, ये डाकुओं का डर, ये सब हुआ करता था। रज्जब की बात सुनकर उसकी हड्डी हड्डी कांप गई। ऐसा जान पड़ा मानो पसलियों को उसकी ठंडी छुरी छू रही हो। गाड़ीवान चुपचाप बैलों को हाँकने लगा। उसने सोचा गांव के आते ही गाड़ी छोड़कर नीचे खड़ा हो जाऊंगा और हल्ला गुल्ला करके गांव वालों की मदद से अपना पीछा रज्जब से छुड़ाऊंगा। वो अपनी योजना बना रहा था मन मन में, और रज्जब अपनी योजना बना रहा था। रुपये पैसे भले ही वापस कर दूंगा, परंतु और आगे ना जाऊंगा, कहीं सचमुच मार्ग में मार ना डाले। गाड़ी थोड़ी दूर और चली होगी कि बैल टिक कर खड़े हो गए। रज्जब सामने ना देख रहा था, इसलिए जरा कड़क कर गाड़ीवान से बोला, क्यों, वे बदमाश सो गए क्या? अधिक कड़क के साथ सामने रास्ते पर खड़ी हुई एक टुकड़ी में से किसी के कठोर कंठ से निकला, खबरदार जो आगे बढ़े, चोरों का झुंड मिल गया। रज्जब ने सामने देखा कि 4-5 आदमी बड़े बड़े लठ बांधकर ना जाने कहाँ से आ गए हैं। उनमें से तुरंत ही एक ने बैलों की जुआरों पर एक लट्ठा पटक कर और 2 दाएं बाएं आकर रज्जब पर आक्रमण करने को तैयार हो गए। गाड़ीवान गाड़ी छोड़कर नीचे जा खड़ा हुआ, बोला, मालिक मैं तो गाड़ीवान हूँ, मुझसे कोई सरोकार नहीं। मेरे विनती करने लगा कि मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ, मैं तो ड्राइवर हूँ, मेरे पास कोई माल वाल पैसा वैसा नहीं है। यहाँ कौन है? एक ने गरज कर पूछा। गाड़ीवान की गिट्टी बंद गई, कोई उत्तर ना दे सका। मतलब वो बहुत डर गया गाड़ीवान जो गाड़ी चला रहा था।
रज्जब ने कमर की गांठ को एक हाथ से संभालते हुए बहुत ही विनम्र स्वर में कहा, मतलब कि पैसा छीन न ले हमसे। तो बड़े ही अच्छे स्वर में कहा, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी औरत गाड़ी में बीमार पड़ी है, मुझे जाने दीजिए, विनती कर रहा है। उन लोगों में से एक ने रज्जब के सिर पर लाठी उभारी, ऐसे करके लाठी मारने को चला। गाड़ीवान खिसकना चाहता था कि दूसरे ने उसको पकड़ लिया। गाड़ीवान वहीं गाड़ी छोड़ कर के भागना चाहता था, लेकिन एक बंदे ने उसको पकड़ लिया। तो पकड़ लिया। अब उसके मुंह खुला, बोला, महाराज मुझको छोड़ दो, मैं तो किराए पर गाड़ी लिए जा रहा हूँ, गांठ में खाने के लिए 3-4 आने पैसे ही हैं, ज़्यादा पैसे हमारे पास नहीं है, खाने भर के ही पैसे हैं हमारे पास। और यह कौन है, बतला, उन लोगों में से एक ने पूछा। गाड़ीवान ने तुरंत उत्तर दिया, ललितपुर का एक कसाई। रज्जब के सिर पर जो लाठी उभारी गई थी वह वहीं रुक गई। लाठी वाले के मुंह से निकला, तुम कसाई हो, सच बताओ। हाँ महाराज, रज्जब ने सहसा उत्तर दिया, मैं बहुत गरीब हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मुझको मत सताओ, मेरी औरत बहुत बीमार है। औरत जोर से कराही, बुखार था ना उसको। उसने ना माना, बोला, इसका खोपड़ा चकनाचूर कर दूं, करो दाऊ जी, यदि वैसे ना माने तो असाई कसाई हम कुछ नहीं मानते। एक ने बोला, छोड़ना ही पड़ेगा। उसने कहा, इस पर हाथ ना पसारेंगे और ना पैसा छुएंगे, क्योंकि ये कसाई का पैसा है। तो दूसरा बोला, क्या कसाई होने के डर से दाऊ जी आज तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए हैं, मैं देखता हूँ। और वह तुरंत लाठी लेकर गाड़ी पर चढ़ गया। लाठी का एक सिरा रज्जब की छाती में अड़ाकर उसने तुरंत रुपया पैसा निकाल कर देने का हुक्म दिया। नीचे खड़े हुए उस व्यक्ति ने जरा तीव्र स्वर में कहा, नीचे उतर आओ, उससे मत बोलो, उसकी औरत बीमार है, हो मेरी बला से। दूसरे ने कहा। गाड़ी में चढ़े हुए लठैते मतलब जिसके हाथ में लाठी थी, उत्तर दिया, मैं कसाईयों की दवा हूँ। और उसने रज्जब को फिर धमकी दी। नीचे खड़े हुए उस व्यक्ति ने कहा, खबरदार जो इसे छुआ, नीचे उतरो, नहीं तो तुम्हारा सिर चूर किए देता हूँ। जो नीचे व्यक्ति था वो अपने साथी से कह रहा था, वह मेरी शरण आया था। गाड़ीवान लठायत झकसी मारकर नीचे उतर आया, अपना समूह लेकर के नीचे उतर आया। नीचे वाले व्यक्ति ने कहा, सब लोग अपने घर जाओ, राहगीरों को तंग मत करो। फिर गाड़ीवान से बोला, जा रे, हाँक ले जा, गाड़ी ठिकाने तक पहुंचा आना, तब लौटना, नहीं तो अपनी खैर मत समझिएगा। और तुम दोनों में से किसी ने भी कभी इस बात की चर्चा कहीं की तो भूसी की आग में जलाकर खाक कर दूंगा। पति पत्नी को धमकाया ठाकुर ने कि अगर कहीं बता दिया कि ठाकुर रास्ते में राहगीरों को परेशान करते, चोर बनकर उनको लूटते हैं, तो ये जो धान की भूसी लगी हुई है, इसी में दोनों को सब परिवार जला देंगे। गाड़ीवान गाड़ी लेकर बढ़ गया। उन लोगों में से जिस आदमी ने गाड़ी पर चढ़कर रज्जब के सिर पर लाठी तानी थी, उसने क्षुब्ध स्वर में कहा, दाऊ जी, आगे से कभी आपके साथ ना आऊँगा। आप ना लूटते हो और ना लूटने देते हो। दाऊ जी ने कहा, ना आना, मैं अकेले ही बहुत कर गुजरता हूँ, परंतु बुंदेल शरणागत के साथ घात नहीं करता। इस बात को गांठ बांध लेना, मैं किसी के साथ घाट नहीं करता। गरीब, हमारा काम है अमीरों को लूटना, गरीबों को लूटना नहीं। थैंक यू क्लास। चैप्टर आपका समाप्त हो गया है और इसके प्रश्न उत्तर हम कराएंगे। तब तक के लिए क्लास, जितने भी हमने चैप्टर आपको पढ़ा दिए हैं, आप प्लीज़ विधिवत उन्हें रिवीजन करें, ठीक ना। थैंक यू।